गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। तो डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, गैदर का मतलब होता है लेना, किसी से लेना कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका पापा का नाम क्या है, उम्र कितना है, कहाँ रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन होता है। सो इसको हम लोग डाटा बोलते हैं। क्लियर है? कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपके क्लास में कितना बच्चा है, तो आपने बोला कि 40। सो 40 जो है वो भी एक इंफॉर्मेशन है, वो भी एक डाटा है। क्लियर है? अब हमारा डे टू डे लाइफ में दो तरीका का डाटा, हम लोग डाटा को क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, दो तरीका से क्लासिफाई करते हैं। सो प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है? सो याद रखना, ऐसा डाटा जिसको हम पहली बार लेते हैं, उससे पहले हमने लिया नहीं है, पहली बार लेते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मेरा पापा का नाम मालूम है? आप लोगों को मेरे फादर का नाम नहीं मालूम है, तो आपने किसी ने पूछ लिया कि सर आपके पापा का नाम क्या है, तो मैंने बोला मेरे पापा का नाम है XYZ, एक एग्जाम्पल XYZ। तो ये इंफॉर्मेशन आप पहली बार सुन रहा है, फर्स्ट टाइम सुन रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। क्लियर है? ऐसा डाटा जिसको हम पहली बार लेते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो भी सीख रहे हैं, मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं वो पहली बार सिखा रहा हूं, सो दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी डाटा। अभी मान लो कि मैंने वीडियो बनाया और वीडियो को अपलोड कर दिया, तो अपलोड करने के बाद आपने तो क्लास अटेंड किया है, उसके बाद आप मान लो कि फ्यूचर में 1 महीना 2 महीना बाद फिर से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपने वो चीज पहले ही समझ लिया है, आपके पास वो डाटा है ऑलरेडी, आप दोबारा से देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यानी प्राइमरी डाटा के मदद लेकर हम जब दूसरा डाटा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। समझ आया? प्राइमरी डाटा के मदद से जो हम दूसरा डाटा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। समझ आया या नहीं आया? प्राइमरी डाटा का मतलब होता है ऐसा डाटा जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं आप लोगों का स्कूल का क्लास टीचर हूं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डे को मैंने सब कोई को रोल नंबर दे दिया और रोल नंबर वाइज मैंने सबका नाम लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, हर एक चीज जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो सब कुछ मैंने एक पेपर में लिख लिया। पेपर में लिखकर सारा 1 से लेकर 40 रोल नंबर तक सब कुछ मैंने अपना डायरी में लिख लिया। क्लियर है यहां तक? ओके, अभी मैंने वो डाटा कलेक्ट करके मेरे डायरी में रखा, ये फर्स्ट टाइम मैंने कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अब क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद मान लो स्कूल का प्रिंसिपल जो है बोल रहा है कि सर आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट है उन सब का मेरे को डिटेल चाहिए, कि वो उनका नाम क्या है, कहाँ रहता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज हमको चाहिए स्कूल के रिकॉर्ड के लिए। तो अब क्या मैं फिर से आप लोग से दोबारा से पूछूंगा क्या कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहता है? ये सब चीज मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे डायरी में जो लिखा हुआ है उसी को देखकर मैं दूसरा एक पेज में बनाकर मैं प्रिंसिपल को दे दूंगा। समझ आया?
तो पहली बार जब मैंने डायरी में लिखा था दैट वाज प्राइमरी डाटा। अब डायरी में जो भी डाटा लिखा है उसके मदद से मैंने एक पेज में लिखा और प्रिंसिपल को दे दिया, दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डाटा। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो आपका क्लास टीचर जो है हर रोज आपका अटेंडेंस लेता है, रोल नंबर 1 तो बोलता हाँ प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट, इस तरीका से डाटा लेता है। तो ये प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है, कौन बताएगा? हाँ बोलो। प्राइमरी डाटा, क्योंकि हर रोज नया डाटा होता है। अगर आज आप प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि कल भी प्रेजेंट हो, कल आप एब्सेंट हो सकता है। तो हर रोज कोई नया डाटा मिलता है। मे भी हो सकता है कि मंडे को 38 स्टूडेंट प्रेजेंट था, ठीक है, ट्यूसडे को 39 स्टूडेंट प्रेजेंट है, वेडनेसडे को 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो क्या हर रोज सेम स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहा है क्या? नहीं भी हो सकता है। यानी हर रोज हम एक नया डाटा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अब आप लोगों को पता होगा, आपका टीचर आप लोगों को बोलता है कि अगर इफ यू डोंट हैव 75%, मोर देन 75% अटेंडेंस, यू वोंट बी अलाउड टू गिव एग्जाम, यू वोंट बी एबल टू अटेंड एग्जाम। ये सुना है ना, आपके टीचर ने बोला होगा। तो अब क्या करेगा, अब टीचर क्या आपको पूछता है क्या? अटेंडेंस ले लिया, हर महीना वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि बच्चा कितना दिन आया है, और फाइनल एग्जाम से पहले वो लोग चेक करते हैं कि कितना बच्चा लोग ने मतलब 75% से ऊपर अटेंडेंस है। अगर किसी का कम हुआ तो वो लोग एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो उसमें आपको पूछता है क्या कि ओए तुम लोग कितना दिन प्रेजेंट था, ऐसा के पूछता है? नहीं। तो वो लोग क्या करता है ना, वो लोग क्या करता है, एक डाटा बनाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि हर रोज अटेंडेंस लिया जाता है। हाँ, सो अटेंडेंस लेते समय यहाँ पे रोल नंबर होता है, रोल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट होता है, नेम, और यहाँ पे डेट होता है। पता नहीं आप लोग ने कभी रजिस्टर देखा है कि नहीं अटेंडेंस वाला? ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीका से, ठीक है। तो अभी मान लो कि रोल नंबर 1 उसका नाम है ए, तो वो 1 तारीख को प्रेजेंट था, 2 तारीख को प्रेजेंट था, 3 तारीख को प्रेजेंट था, 4 को भी प्रेजेंट था, 5 को भी प्रेजेंट था, 6 को एब्सेंट है। समझ आ रहा है? 7 को क्या होगा बोलो? 7 को क्या होगा बोलो? हॉलीडे होगा, संडे हो जाएगा ना। 6 दिन तक तो क्लास होता है, 7वां दिन तो बंद होता है ना, तो हॉलीडे हो गया। फिर उस तरीका से वैसे ही 8 को मंडे को लेगा तो प्रेजेंट, वैसा करके पूरा महीना का निकाल लिया, ठीक है। अब ये सारा डाटा जो है रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 सबका निकाला है, ठीक है। अब आपका टीचर महीना खत्म होने के बाद नहीं पूछता है कि तुम कितना दिन प्रेजेंट था। वो क्या करेगा, ये जो प्राइमरी डाटा जो लिया था इसके मदद से, अभी मान लो एक महीना में, एक महीना मतलब 30 डेज एज्यूम कर लेते हैं, इस महीना में 30 डेज था, तो 30 डेज में कितना दिन वर्किंग डे था? वर्किंग डे का मतलब होता है स्कूल कितना दिन खुला था। तो मान लेते हैं 22 डेज जो है स्कूल खुला था। अब बच्चा को टीचर जो है नहीं पूछता है कि तुम कितना दिन एब्सेंट था ये महीना में। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये डाटा को देखेगा, ये डाटा को देखेगा कि कितना दिन एब्सेंट है, 22 डेज में वो कितना दिन एब्सेंट है, 1 ऐसा करके और भी देखेगा, और फाइनली पता चलेगा कि इस महीना में रोल नंबर 1 जो है जिसका नाम ए है वो 20 डेज आया है। समझ आया क्या बोला मैंने? तो ये प्राइमरी डाटा के मदद से, ये प्राइमरी डाटा के मदद से ये डाटा बनाया है महीना के आखिर में। दिस विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डाटा। समझ आया? ये सारा के मदद से ना, ये सब देख के ही तो ये बनाया ना, इसको बिना देखे हुए ये बनाया बनाया जा सकता है?
नहीं, तो ये सारा प्राइमरी डाटा था, प्राइमरी डाटा की मदद से सेकेंडरी डाटा बनाया। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो ये था आप लोगों का प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इतना तक अगर क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि डाटा जो है, डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मतलब आप लोग ने कभी पिक्टोग्राफ बनाया है? पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर बनाया है, पिक्चर से डाटा। क्लास 5-6 में आप लोग ने बनाया होगा, डायग्राम बना के, वो पिक्टोग्राफ हो गया। ठीक है, पिक्चर के मदद से डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। सो डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते अलग अलग तरीका से। पिक्टोग्राफ एक तरीका होता है। ठीक है, बार ग्राफ नाम सुना है? तो बार ग्राफ से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोग्राम सुना है? हिस्टोग्राम एक तरीका होता है। उसमें क्या होता है, बार ग्राफ तो सबको को पता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो ग्राफ जो होता है एक दूसरे से जुड़ा रहता है ऐसा करके। ठीक है, इस तरीका से जुड़ा रहता है, इस तरीका से। सो जब कभी भी ग्राफ ऐसे जुड़ा रहता है उसको हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप लोगों को हायर क्लास में मिलेगा। पॉलीगॉन हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को हायर क्लास में मिलेगा। अभी इस चैप्टर में मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद आ रहा है, आपको ऐसे बार ग्राफ, ये तो हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ मिलेगा इस तरीका से, इस तरीका से। बार ग्राफ में क्या होता है ना, गैप रहता है ऐसे। ठीक है, समझ आया? अब सवाल ये है कि ये ग्राफ बनाने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ये ग्राफ बनाने का? ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। डायग्राम बनाने से हम लोग डाटा को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, हम डाटा को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे लिए आसान हो समझने में, कम समय लगे। इसीलिए हम लोग डाटा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया एक ग्राफ, ये हो गया दूसरा ग्राफ। याद रखना, ग्राफ बनाते समय याद रखना, यहाँ पे जितना गैप है, इसमें जितना गैप है यहाँ पे भी उतना ही गैप होना चाहिए, और इसका जितना चौड़ाई है ये भी उतना ही चौड़ा होना चाहिए। अगर आप इसको छोटा बड़ा बनाओगे, छोटा बड़ा बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे कि ये ग्राफ हो गया, एक को मैंने ऐसा इतना मोटा बनाया और दूसरा वाला को मैं इतना पतला बनाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। समझ आया? इसका चौड़ाई जो है, इसका विड्थ जो है जितना है, इसका भी उतना ही होना चाहिए, और यहाँ पे जितना गैप है इन दोनों के बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया ये, नेक्स्ट हो गया ये, और नेक्स्ट हो गया ये। तो हम मान लेते हैं ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, और ये फ्राइडे है। ठीक है, ये डेज है, और ये एब्सेंटी है। एब्सेंटी का मतलब समझते हो? एब्सेंटी, एब्सेंटी मतलब समझते हो? एब्सेंट तो पता है ना, तो वही एब्सेंटी का मतलब जो एब्सेंट है, जो आया नहीं है। तो मान लेते हैं ये स्कूल का है, मंडे को कितना लोग एब्सेंट है? 3।
देखो मैंने कुछ क्वेश्चन मतलब मैंने कुछ भी नहीं बताया कि इसमें क्या है, मैंने जस्ट ग्राफ बना दिया, ठीक है। ग्राफ से ही आपको समझ आ जाता है सबसे ज्यादा कौन से दिन में एब्सेंट है। कौन से दिन में सबसे ज्यादा? थर्सडे को सबसे ज्यादा एब्सेंट है। एक स्टूडेंट कौन से दिन में एब्सेंट है? ट्यूसडे। तो देखा ये कितना आसान हो गया समझने के लिए। तो हम लोग ग्राफ जो है डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इजी बनाने के लिए, समझ आया? तो इस तरीका से बना देने से ना क्या होता है, कोई भी आसानी से समझ जाएगा। अच्छा मंडे को 3 है यानी एब्सेंटी है, यानी 3 लोग एब्सेंट था। ट्यूसडे को 1 लोग एब्सेंट था, वेडनेसडे को 2 था, थर्सडे को 5 था, फ्राइडे को 4 था। इस तरीका से आसानी से पता चल जाता है। क्लियर है? तो हम लोग ग्राफ को इसी तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कम समय लगे और बाकी लोगों को आसानी से समझ आ जाए। समझ आया? That means we represent data in such a way that it becomes easy to understand and take less time. समझ आया? समझ आया? अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया। तो ये बार ग्राफ आप लोगों को इस चैप्टर में शायद मिलेगा। दूसरा हो गया टेलीमार्क। नाम सुना है कभी टेलीमार्क? टेलीमार्क क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक एग्जाम लिया है, ठीक है, एक टेस्ट लिया है और मार्क्स जो है आउट ऑफ 5, 5 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया है, 5 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया है और स्टूडेंट लोगों को मार्क्स मिला है, 20 स्टूडेंट हैं, वो लोगों को मार्क्स मिला है, क्या क्या मार्क्स मिला है? 2, 5, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 2, 0, 1, 5, 5, 2, 2। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हुआ अभी तक। 15 हुआ, 16, 17, ठीक है। और यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ, 17 हो गया, फिर उसके बाद 5, 18, 19 और 20। कोई डाउट? मतलब ये सारा स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिला आउट ऑफ 5, दूसरा को 5 मिला है, फिर 3, 1, 4, 3, 2, 2, 2, 0, 1, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 5, 1, 3, इस तरीका से मार्क्स मिला है। टोटल 20 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो अभी इसको टेली मार्क में रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारा जो है ये है मार्क्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। फिर दूसरा में हम लिखते हैं टेबल में टेलीमार्क, टेलीमार्क्स। और तीसरा में हम लिखते हैं नंबर ऑफ, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, डेज होगा तो डेज लिखेंगे, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। समझ आया? समझ आया? अगर आपको पता है ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखो, अगर पता नहीं है कुछ भी क्या है ये किसका डाटा है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटकम्स लिखेंगे, यहाँ पे टेलीमार्क लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको पता नहीं है कि ये किसका डाटा है, ठीक है ना। अभी तो मैंने बोल दिया कि ये सारा क्या है, मार्क्स है 20 स्टूडेंट का, यानी हमको पता चल गया मार्क्स है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाईएस्ट 5 मार्क्स है तो 5 तक ही हम लेंगे, ठीक है। ओके, टेलीमार्क में क्या होता है, हम लोग इस तरीका से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अर्ली में हम लोग पहले इस्तेमाल करता था। जैसे कि मान लो कि 4 आदमी को रिप्रेजेंट करना है तो 1, 2, 3, 4 इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी मान लो 10 लोगों को रिप्रेजेंट करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोगों को पता है कि डाटा को इस तरीका से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो आसान हो समझने में। अभी इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे तो समझने में मुश्किल होगा, फिर से काउंट करना होगा 1 2 3 ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, 10% को यानी 10 पीपल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, समझ आया? तो ये समझने, हाँ, तो ये क्लास 5 6 में आप लोगों को मिला होगा। तो बेसिक चीज समझ लो कि क्या है। तो इस तरीका से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे करोगे तो वो गड़बड़ होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखेंगे जीरो कितना लोगों को मिला है। तो जीरो ये रहा, एक और तो नहीं है, तो 1 हो गया, टेली मार्क 1 हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1 हो गया। अब नेक्स्ट 1 कितना लोगों को मिला है, 1 2 3, 3 लोगों को, यानी 1 2 3, यहाँ पे 3, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट देखो 2 कितना लोगों को मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को, यानी 1 2 3 4, ये रहा 5 6 7 8। क्लियर है? और याद रखना 5 5 जब आप काटते हो तो ऐसे काटना है, ना कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उल्टा उल्टा नहीं काटते, ठीक है, एक ही साइड से काटते हैं। आइदर ऐसे काटो या ऐसे काटो, यानी इसको ऐसे काटना है, या तो फिर आपका मर्जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे काटो। समझ आया? अगर आप ऐसे काटोगे तो ये रॉन्ग है। क्लियर? तो ये 8 हो गया, हमने 8 लिख दिया। अभी 3 कितना है, 1 2 3, यानी 1 2 3, ये हो गया 3। 4 कितना है, 1 1 ही है सिर्फ। 5 कितना है, 1 2 3 4, 4 है, सो 1 2 3 4 4। अब इसको प्लस करके देखना होगा कि आपके पास 20 है कि नहीं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 20 था। तो इसको प्लस करके देखेंगे, 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 3 19 19 प्लस 1 20, यानी टोटल हो गया आपके पास 20। कोई डाउट? सो ये है आपका टेली मार्क। समझ आया? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। रेडी? रेडी सब कोई? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में है। आया? आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है, फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। बड़ा नंबर से जब छोटा नंबर को माइनस करोगे, दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी आप लोग लिख सकते हो, अपना कॉपी में लिखो, ऐसे नोट बोल के कहीं पे लिख लेना, रेंज इक्वल्स टू, लिखो रेंज इक्वल टू का साइन दो, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हो गया? रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू
माइनस लोएस्ट वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। यानी कोई भी 10 बच्चा का हाइट निकालना है और फिर उसके बाद रेंज बताना है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि आपके क्लास का बच्चा लोगों का क्या हाइट है। तो ये हमको नहीं मालूम, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेली मार्क, टेबल में बनाना है, यानी टेली मार्क बनाना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है 4, 6, 7, 5, 3 एंड ऑल, वॉट एवर जो भी दिया हुआ है। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? सब 1 है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। इसमें तो ये नहीं बोला है कि ये सारा क्या है, मार्क्स है ना क्या है, ये तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। बनाओ 3 कॉलम, 3 कॉलम बनाओ। 3 कॉलम बनाने के बाद पहले वाला में लिखो, ये सारा क्या है, मार्क्स है। सो लिखो पहला वाला में मार्क्स, मार्क्स, पहला कॉलम में लिखो मार्क्स। दूसरा में लिखो टेली मार्क, टेली मार्क्स, लिख लिया। अब तीसरा में लिखो, अब देखो ये स्टूडेंट का है ना टीचर का है ना किसका, ये तो पता नहीं है। ये मार्क्स जो है किसका है पता तो नहीं है ना, ऑफिस का मार्क्स है, ये तो हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाला कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, थर्ड वाला में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। हो गया। अब आप मार्क्स जहां पे लिखा है वहां पे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, ऐसे नीचे नीचे में 9 तक लिखो। और फिर अपना जो भी डाटा दिया है उसमें से सेलेक्ट करके देखो 1 कितना है, 2 कितना है, 3 कितना, वैसा करके सेलेक्ट करो और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, सॉल्व करो। समझ आया ना क्या बोला? तो आप लोग ने बना लिया होगा, तो बनाने के बाद आप लोग आंसर चेक करना। 1 मार्क्स जो है उसमें टेली मार्क में 1 होगा, यानी फ्रीक्वेंसी 1 है। 2 में 2 होगा, फ्रीक्वेंसी 2 होगा। 3 में 1 होगा, फ्रीक्वेंसी 1 होगा। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 4 में 3 होगा और फ्रीक्वेंसी 3 होगा। 5 में 5 होगा और फ्रीक्वेंसी 5 होगा। 6 में 4 होगा, फ्रीक्वेंसी 4 होगा। 7 में 2 होगा, 8 में 1 होगा और 9 में 1 होगा। और टोटल कितना होगा? 20। सो हो गया, ये था आपका टेलीमार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिखो। टेबल तो आप लोग ने बना लिया, अब लिखो 1, नंबर 1। यहां पे क्या बोल रहा है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो सबसे बड़ा नंबर, हाँ 9 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है। टेलीमार्क में नहीं देखना है, वो तो फ्रीक्वेंसी है। वो तो फ्रीक्वेंसी है कि 5 आदमी को मिला है। बट ज्यादा मार्क्स कौन सा है? वो तो 9 है ना। सो लिखो हाईएस्ट, क्या लिखना के लिए बोला था, विच नंबर इज हाईएस्ट। सो लिखो हाईएस्ट नंबर इक्वल्स टू 9, हाईएस्ट नंबर इक्वल्स टू 9। अब दूसरा क्या बोल रहा है, विच नंबर इज लोएस्ट। सो कौन सा लोएस्ट है? 1। सो लिखो
लोएस्ट नंबर इक्वल्स टू 1, लोएस्ट नंबर इक्वल्स टू 1, हो गया, हो गया। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज क्या है? तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सो लिखो तीसरा नंबर, लिखो थर्ड, थर्ड लिखो, थर्ड रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, या तो फिर आप बोल सकते हो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लिख लिया? इक्वल्स टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, हो गया। अब मैं एक नया चीज सिखाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मीन। अब जैसे कि मान लो आपको मीन निकालना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मीन निकालने के लिए बोला है। तो मीन का मतलब क्या होता है? तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, हाँ नंबर 4 बोल के लिखो और फॉर्मूला लिखो, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो नंबर 4 का मीन, मीन को याद रखना एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों का नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, एक्स बार, ऊपर में एक लाइन दे देते हैं एक्स लिखकर, ऊपर में बार, उसको बोलते हैं मीन। तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, sum of all the observations divided by total number of observation। हो गया? मीन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आगे का चीज अभी लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं। मान लो हमारे क्लास में 5 बच्चा है और 5 बच्चा को मार्क्स मिला है आउट ऑफ 5 आर, ध्यान से देखना, आउट ऑफ 5 उन लोगों को मिला है, 5 बच्चा लोगों को, जैसे एन एग्जाम्पल 5 1 4 5 3, ये मिला है 5 बच्चा लोगों को, 5 मार्क्स में से ये मार्क्स मिला है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना नंबर है सबको प्लस करेंगे, यानी 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, कोई डाउट? 5 प्लस 1, ये रहा 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, समझ आया? अब टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है 5। कोई कंफ्यूजन? अब इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, आप लोग अपना मर्जी जैसे प्लस करना है। ये हो गया 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, सो ये हो गया 18/5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.6, ठीक है, 3.6 होगा, यानी आपका मीन जो है वो है 3.6। कोई डाउट? अगर वो चीज कटता है तो काट दो, जैसे कि मान लो कि आपका सम करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 20/5 आया, तो ये काटने के बाद 4 होगा, यानी आपका मीन 4 होगा। अगर फ्रैक्शन में आता है तो डिवाइड करके लिखना है, क्लियर है? तो अभी 4th नंबर वाला आप लोग खुद से करो, सारा को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितना नंबर है वो लिखोगे,
प्लस करके फिर डिवाइड करो, देखो कितना आता है। क्लियर? क्लियर? ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, आप लोग वो कंप्लीट कर लो।